देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म है, और कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो बच्चों इन सभी टॉपिक को, हर एक क्वेश्चन को समझकर हमें आंसर देना रहेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया गया अणुसंख्यक गुणधर्म है, तो अणुसंख्यक गुणधर्म तो आपका पृष्ठ तनाव है, लेकिन कौन सा नहीं है वो आपका है, दिखाई दे रहा है, सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ तनाव। 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल हैं? मैं इस क्वेश्चन को इतनी बार बता चुका हूँ, शायद आपकी जबान पे रट गया होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों की आत्मसंतुष्टि के लिए मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ। देखो अगर हमें, अरे बच्चों शायद ये पेपर वही वाला मिल गया है, 1 मिनट रुक जाओ आप लोग, 1 मिनट रुक जाओ, देख लो बच्चों, शायद वही पेपर है, 1 मिनट रुको, देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ से नज़र झुकाओ। एक उस दिन मैंने जो वीडियो सॉल्व किया था इसी पेपर पे सॉल्व किया था और आपको मिल गया। देखो जल के मोल इन ग्राम, वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट 90 ग्राम की बात नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा है बच्चों, नहीं गलत हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन है भाई, दूसरा क्वेश्चन है, शायद मैंने इसी पेपर पे कहीं सॉल्व कराया है। चलो टेंशन नहीं लेने का, भाई ने बोला करने का तो करने का। देखो 100 मोल निकालना, मोल क्या होता है अगर हमें निकालना, तो वेट इन ग्राम होता है, अपोन में मोलिकुलर वेट होता है। सूत्र क्या होता है, वेट इन ग्राम कितना दिया गया, 180 ग्राम दिया गया। इसका आप मोलिकुलर वेट निकालोगे H2O का, यानी कि H और O का, प्लस इनको करोगे, हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, 2 18, इसको भाग दोगे 18 × 18 यानी कि 10 बचे। वही आंसर दिया गया, 10 मोल है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, 1 सेकंड में आप कर दोगे। बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कैसे आएगा। इसमें पहला ऑप्शन सही है, जिसका सबसे ज़्यादा माइनस होता है। इस चारों ऐसे क्वेश्चन, ये सारे नहीं है, ये 3 ऐसे क्वेश्चन थे जो उस वाली 50 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट सीरीज है, उसमें भी इनको इंक्लूड किया है। जो धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 गैस विस्थापित नहीं कर सकती, CU हो, ऐसा क्यों? देखिए बच्चों आवर्त सारणी के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना है। एक उस आवर्त सारणी के अंदर एक विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई गई। उस विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंदर कुछ तत्व हैं, उसमें उस तत्व में आधार जिसको माना गया वो माना गया, जो एक सेंटर माना गया है, आधार नहीं, आधार नीचे होता है, वेस्ट जो होता है नीचे होता है, सेंटर जिसको माना गया वो आपका हाइड्रोजन माना गया। इससे ऊपर के जो तत्व हैं वो अम्लों से अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देंगे, लेकिन इस हाइड्रोजन गैस से जो नीचे के तत्व हैं वो अम्लों से क्रिया करेंगे, हाइड्रोजन को गैस को विस्थापित नहीं कर देंगे, तो नहीं कर पाएंगे। तो Zn भी उसके ऊपर है, Mg भी उसमें ऊपर है, Ai भी ऊपर है, नीचे कौन है, Cu। तो इसीलिए हाइड्रोजन गैस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से HCl से अभिक्रिया करेगा और H2 को विस्थापित नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन, अच्छे चालकत्व वाले विलयन पदार्थ प्रबल विद्युत अपघट्ट होते हैं। ठीक है, तनुता अगर आप बढ़ाते हैं तो विशिष्ट चालकता बढ़ती है या फिर घटती है। लेकिन अगर आप तनुता बढ़ाते हैं, और मैंने एक संबंध आपको बताया था वेग स्थिरांक और ताप में, अगर आप वेग स्थिरांक का मान बढ़ाते हैं और ताप का मान बढ़ेगा घटेगा, इस तरीके से क्वेश्चन एक वो भी बताया था। तो अगर आप तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता बढ़ती घटती, तो आपको जैसे आप तनुता जितनी ज़्यादा बढ़ाओगे विशिष्ट चालकता उतनी ज़्यादा कम होगी। यानी कि तनुता और विशिष्ट चालकता एक दूसरे के क्या होते हैं, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये देखिए बच्चे क्वेश्चन पे ही पढ़ा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्धभाग पूर्ण होने में लगा समय उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। देखिए एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, सेकंड इनवर्स होती है। ये बच्चों प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र होता है, जो कि पीछे मैंने बताया भी है, लेकिन यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, निम्न में से कौन सा रंगीन आयन है? देखिए रंगीन आयन वे होते हैं जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं या अर्धपूरित कक्षक उपस्थित होते हैं। कभी हो गए जब अर्धपूरित कक्षक जब हो गए जब उनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। ठीक है, तो Cu1 पॉजिटिव। ठीक है, डबल पॉजिटिव है ऐसा नहीं होगा। ठीक है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, निम्न तत्वों में लेंथेनाइट तत्व, देखिए लेंथेनाइट एक्टिनाइट श्रेणी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। तो इन सभी क्वेश्चंस को करने के लिए आपको भी हर एक क्वेश्चन को पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो लेंथेनाइट, एक्टिनाइट, 4F श्रेणी, 5F श्रेणी के बारे में मैंने पढ़ाया। तो सभी क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ, उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहिए। मैं करवाऊंगा तभी तो रिवीजन आप करेंगे, ऐसा नहीं है, आप अपने खुद से भी रिवीजन करते रहिए। वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, उससे भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, निम्न तत्वों को लेंथेनाइट के तत्व कहा जाता है। इन तत्वों में आपको छांटना है कि लेंथेनाइट का तत्व कौन सा है। तो C जो होता है वो लेंथेनाइट का एक तत्व है, मैंने आपको बताया था वहाँ पर। देखिए ये आपका एक रूल है, उसमें क्या होता है कि एक कंपाउंड बनता है, उसमें ब्यूटीन टू इन बनता है। ब्यूट 2 इन लिखा होता है कभी कभी, या फिर ब्यूटीन 2 है।
इनमें से मैं बता दूं तो एक कंपाउंड आपका 80% बनता है और एक कंपाउंड आपका 20% बनता है। 80% तो ब्यूटेन बनता है, लेकिन अब मैंने इतना हिंट दे दिया कि मेरे इस हिंट देने का मकसद ये है आपको बताना है नियम कौन सा है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि इस रूल को कहते क्या, मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं या सेटजब का नियम कहते हैं। चलो मैंने आपको दो विकल्प, अगर आप तुक्का भी मारोगे तो 50%, लेकिन आप, मैं कहता हूँ सर्च करें, पढ़ें, उसके बाद में आंसर दें, ठीक है। निम्नलिखित अभिक्रियाएं दी गई है, इसमें मुख्य उत्पाद क्या होगा। देखिए मैंने आपको बताया अगर इस रिएक्शन में अगर यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति नहीं होती तो आपका क्लोरोबेंजीन बन जाता है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति है तो आपका बनेगा C6H6Cl6, ठीक है। क्लोरोफार्म ऑक्सीकरण पर क्या देता है, क्लोरोफार्म इस तरीके से सूत्र होता है CaCl3 के, लेकिन यहाँ पर हो सकता है आपको क्लोरोफार्म हिंदी में लिख कर दे और कहे क्लोरोफार्म के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, तो आपको याद होना चाहिए फ्लास्जिन एक विषैली गैस। ल्यूकास अभिक्रमक के प्रयोग से क्या पहचाना जाता है बच्चों, एल्कोहल का परीक्षण करते हैं ल्यूकास अभिक्रमक के। निम्नलिखित में से कौन सा कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। देखिए इसमें जो प्रोपेल्डिहाइड होता है या प्रोपेनल भी हम कह सकते हैं, वो आपका क्या होता है कि कैनिजारो अभिक्रिया के लिए मान्य नहीं होता है, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो कैनिजारो अभिक्रिया के लिए मान्य नहीं, तो वो भी अभिक्रिया भी नहीं देगा। एक अभिक्रिया ही आपका दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि Br बनता है तो क्या कहलाती है। यहाँ पर निशान दिया गया हुंसडीकर अभिक्रिया, तो आप बता दे रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको समझेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे तो मैंने आपको एक रिएक्शन पढ़ाई थी कैसे, एक कुछ इस तरीके से कि CH3 बताया था, COOAg लिया था सिल्वर एसीटेट, प्लस मैंने Br2 लिया था, Br2 प्लस इस यहाँ पर उपस्थित ली थी CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की, और बनाया था CH3Br प्लस आपका HBr बनाया था, प्लस आपका CO2 निकाला था। एक रिएक्शन थी, इसी रिएक्शन को यहाँ पर इन्होंने शॉर्टकट में पूछ लिया गया है। तो ये कौन सी अभिक्रिया थी, तो बच्चों ये जो अभिक्रिया आपकी थी हुंसडीकर अभिक्रिया थी, ठीक है, याद रखेंगे। अगला एमाइडो में, एमाइडो से रंगी एमीन बनाने में प्रयुक्त होने वाला जो अभिक्रमक होता है वो कौन सा होता है। देखिए अगर आप एमाइडो से एमीन में परिवर्तित कर रहे हैं तो उनमें एक अभिक्रमक लेना पड़ता है Br2/KOH। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। कैल्सीफेरॉल कहलाता है विटामिन, एक मिनट बच्चों, कैल्सीफेरॉल कहलाता है, देखो बच्चों यहाँ पर आपको हो सकता है डाउट हो, ये बच्चों जो निशान दिया गया इसके अकॉर्डिंग दिया गया है, इसके ऊपर लगाए तो आप विटामिन ए के ऊपर मत समझ लेना, ठीक है। शायद गलत निशान लगाया गया, इधर लगाना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, मैंने ही लगाया तो मैं किसी को दोष नहीं दे सकता। तो विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है, विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल, विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो आप इन तीनों के, और विटामिन बी का ज़्यादा पूछता नहीं है, ठीक है, तो इन तीन का आपको याद रख लेना है। ग्लूकोज में कितने प्राथमिक अल्कोहल संभव है, 4। डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है, तो आपको यहाँ पर मैंने उस दिन अच्छे से बताया था कि डीएनए में सिर्फ आपका क्षारक जो होता है संभव कौन सा नहीं होता, यूरेसिल। यूरेसिल कहाँ पर पाया जाता है, ये आपका आरएनए के अंदर पाया जाता है। देखिए डीएनए में एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ता है, लेकिन जो आपका आरएनए होता है उसमें एडेनिन यूरेसिल के साथ डबल सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, हाइड्रोजन सल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, ठीक है, तो याद रख लेना। तो बच्चों 20 क्वेश्चन थे, एक तरीके से रिवीजन था, तो इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ थी नहीं जो मैं आपको बहुत हैवी तरीके से समझाता जैसा कि इसके मेन वीडियो में समझाया था। तो इसका अगर आपको मेन वीडियो एक एक क्वेश्चन को, एक एक टॉपिक को समझ कर पढ़ना है तो आप इसका जो मेन वीडियो चैनल पर पड़ा हुआ है उसको आप देख लेना। ये रिवीजन वीडियो था, तो इसको रिवीजन की तरह ही जल्दी मैंने निपटाने का प्रयास किया है। तो आई होप आपको आज के इस लेक्चर के अंदर जो भी हमने आपको रिवीजन कराया है उसमें हर एक क्वेश्चन को क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट का जवाब जरूर देंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।